Hello my dear friends, good morning. Welcome to Student Future English Center. I am एस.के. गुप्ता. आज हम लोग विद्यार्थीगण स्पेशल रूल के बारे में जो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे 7 रूल, आज हम उसके आगे बताने वाले हैं रूल 8 से. लेकिन आप लोग जो पिछले क्लास में स्पेशल रूल पढ़े थे नरेशन का, वो आप सबका सब पढ़े हुए थे असर्टिव सेंटेंस के आधार पे. और आज असर्टिव सेंटेंस के बाद आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन का स्पेशल रूल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आधार पे. तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है. स्पेशल रूल्स ऑफ स्पीच ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आधार पर स्पेशल रूल स्पीच का. तो यहाँ पर यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एक है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक यस नो होता है और एक WH इंट्रोगेटिव होता है. ये दोनों पे प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन हम सबसे पहले यस नो को बता देते हैं, फिर उसके बाद WH के बारे में हम चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले ये जानना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप पहचानिएगा कैसे कि कौन यस नो पे है और कौन WH पे है. यस नो का पहचान होता है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होगा और उसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा. क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि इंटेरोगेटिव है. क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि इंटेरोगेटिव है. और उसमें वह हेल्पिंग वर्ब यदि सब्जेक्ट के पहले आ जाए, हेल्पिंग वर्ब कहां पे आ जाए, सब्जेक्ट के पहले, तो आप समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव है. और कौन सा इंट्रोगेटिव है, तो यस नो. और WH इंट्रोगेटिव में क्या पहचान होता है कि बिल्कुल यही फॉर्म होता है. देखिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. सिर्फ शुरू में क्या लग गया, WH वर्ड. जैसे आप जानते होंगे कि जो भी वर्ड W और H से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं WH वर्ड. जैसे हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, हुज, हुम, ये सब जो है टोटल क्या है, WH वर्ड है. लेकिन हम आपको WH वर्ड बताएंगे. फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं आपको हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हो वो वाला, और WH वर्ड वाला हम बाद में बताएंगे. तो हम लोग रूल 7 पढ़ चुके थे, अब रूल हम 8 बताने वाले हैं. जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू हो और रिपोर्टेड स्पीच में यस नो इंटेरोगेटिव हो, यस नो इंटेरोगेटिव हो, अर्थात हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो कैसे बनाएंगे. तो ट्रिक है, सबसे पहले ये सेड या जो सेड टू दिख रहा है इसको हम बदल देंगे आस्क्ड में, या अगर आपकी इच्छा हो कि आस्क्ड में हम नहीं बदलना चाहते हैं तो एक और भी आप बदल सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ में, या आप एक और बदल सकते हैं वांटेड टू नो, वांटेड टू नो. ये 3 चीज होता है. इन तीनों में आप बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे बनाते हैं आस्क्ड में. और ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि मान लीजिए इस पे भी क्वेश्चन पूछ देता है तो उस वक्त आपको कंफ्यूजन होगा. जब वो इंक्वायर्ड ऑफ पे वांटेड टू नो पे बना देगा तो आप सोचेंगे कैसे बना दिया. इसलिए हमें सब जानना है. और इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ या वेदर होता है. देखिए, इफ या वेदर होता है, और इफ और वेदर के बाद हम असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं. असर्टिव सेंटेंस का फॉर्म देखिए. अब आपको इसके पहले पढ़े थे कि सेट सेट टू का टोल्ड होता है कब, जब असर्टिव होगा. लेकिन ये आप कौन सा बना रहे हैं, ये आप बना रहे हैं इंट्रोगेटिव होगा तो सेड सेट टू बदल जाएगा आस्क्ड में, इंक्वायर्ड ऑफ में, वांटेड टू नो में. और आप पढ़े थे असर्टिव में कि इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट होता है. लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या होता है, इफ और वेदर. हम बताए थे आपको कि जब सेंटेंस बदलेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब भी बदलता है और कंजक्शन भी बदल. देखिए, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब भी बदल गया और कंजक्शन भी बदल गया. और इसमें रिपोर्टेड स्पीच में वाक रहेगा यस नो इंट्रोगेटिव में, रहेगा इंट्रोगेटिव में, लेकिन आप बनाएंगे असर्टिव में. रहेगा इंट्रोगेटिव में और आप बनाएंगे असर्टिव में. और वैसे डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस किसी भी रूप में हो,
इंट्रोगेटिव में हो या इंपरेटिव में हो या असर्टिव में हो, लेकिन जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें सिर्फ बनाते हैं असर्टिव में। तो असर्टिव में का मतलब हुआ कि इंट्रोगेटिव में जो होगा हेल्पिंग वर्ब तो पहले आता है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले। और असर्टिव का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में। यानी क्वेश्चन रहेगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, लेकिन जब हम बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दे ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा विल राहुल गो टू पटना। अब देखिए यहाँ पे विल का राहुल गो टू पटना। अब जरा ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब जरा ध्यान देंगे। अब सबसे पहले बनाने से पहले आपको बोला गया था कि पहले सेंटेंस को देखिए, रिपोर्टेड स्पीच को, कि कौन सा वाक्य है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच, कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। अभी आप जो भी रूल पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रोगेटिव। इसके पहले कौन सा पढ़े? असर्टिव। असर्टिव में आप जानते हैं कि सेड को सेड और सेड टू को टोल करते हैं, लेकिन अब जो है इंट्रोगेटिव है तो सेड को आस्क्ड करेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ करेंगे या वांटेड टू नो करेंगे। जब हम बनाएंगे तो ही आस्क्ड हो गया। हम चाहेंगे तो आस्क्ड के जगह पर इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं। हम चाहेंगे तो आस्क्ड के जगह पर वांटेड टू नो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो मेरा सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव होता है तो हम लोग बिल्कुल यहाँ आस्क्ड कर देते हैं। और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के बदले देखिए क्या लिखना है? इफ या वेदर। क्या लिखना है? इफ या वेदर। तो हम कोई भी लिख सकते हैं, या तो इफ या तो वेदर। आप इफ लगाइए या वेदर लगाइए, लेकिन वेदर का एक कंडीशन है जो हम तुरंत नोट में बताएंगे आपको, ठीक है ना? इफ हो गया, चलिए ये तो हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही आस्क्ड इफ। अब जरा ध्यान दीजिए बाबू, विल राहुल गो टू पटना एक इंट्रोगेटिव है, लेकिन आप देखिए रूल में क्या है, यहाँ एक क्वेश्चन हो गया, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट का रूल है कि आप इफ वेदर के बाद कौन सेंटेंस लगाएंगे? असर्टिव। तो हमको इसको बदलना है किसमें? असर्टिव में। लेकिन वही नियम असर्टिव में बदलेंगे, यानी जो हेल्पिंग वर्ब पहले है, अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद में। ये रहेगा सब्जेक्ट के पहले, लेकिन जब जब आप इनडायरेक्ट बनाइएगा इसको कहाँ लगाइएगा? सब्जेक्ट के बाद में। सब्जेक्ट के बाद में, लेकिन उसी प्रकार से जैसे पर्सन, टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलता है वैसे बदलिएगा। तो सबसे पहले आप क्या बदलते हैं? पर्सन। तो पर्सन पहले बदलिए, यही ना आपका टेंस है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना वही टेंस है। राहुल कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज, राहुल हो गया। अच्छा, अब विल का क्या होगा? विल का वुड होगा, और उसके बाद क्या होगा? गो टू पटना। और यहां पर क्या होगा? फुल स्टॉप। क्वेश्चन में कोई भी सिंबल हो, लेकिन आंसर में आप हमेशा फुल स्टॉप लगाएंगे। अर्थात डायरेक्ट नरेशन में कोई भी सिंबल क्यों ना हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो या क्वेश्चन मार्क हो या फुल स्टॉप हो, लेकिन इनडायरेक्ट में हमेशा आप क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। आगे देखेंगे। अभी जो है दूसरा क्वेश्चन, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा हैव यू गॉन देयर। अब देखिए, अब इसको हम लोग बनाते हैं। ही सेड टू मी क्या होगा? ही सेड टू। सेड टू का क्या होगा? आस्क लिखिए। अब मन हो तो आप इंक्वायर्ड ऑफ भी आप लगा सकते हैं। आप आस्क भी लगा सकते हैं और इंक्वायर्ड ऑफ भी आप लगा सकते हैं। तो ही आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, उसके बाद क्या होगा? मी। देखिए हम बोले थे यहाँ ट्रिक पढ़िए, सेट से टू बदलेगा किसमें? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में, बदल दिए। और लेकिन और एक जब इंट्रोगेटिव होगा तब देखिए ना, इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ये सेंटेंस आपका कैसा है? इंट्रोगेटिव है। जब भी इंट्रोगेटिव होगा सेट से टू बदलेगा आस्क्ड में, इंक्वायर्ड ऑफ में, और इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या होगा? इफ या वेदर। तो हम इसमें क्या लगा देंगे? इफ। इफ लगा दिए। और चाहेंगे तो हम क्या लगा सकते हैं? चाहेंगे तो हम यहाँ पर वेदर भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। इफ लगाइए या वेदर लगाइए। और अब जो है हम लोग सेट टू को बदल दिए, कंजक्शन को बदल दिए। अब जो है ये दो चीज तो बाहर में बदलता है,
अब इसमें जो है बदलना है, यह है इंट्रोगेटिव में, लेकिन बनाएंगे असर्टिव में। तो असर्टिव में बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं पर्सन को, पर्सन के बाद टेंस को। तो टेंस कौन है इसमें? हैव है। यू कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट मी है, तो मी है तो क्या होगा? आई होगा। चलिए पर्सन तो बदल दिए, और ये टेंस है। हैव का क्या होगा? हैड होगा। पर्सन बदल चुका, टेंस बदल चुका, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, गॉन देयर। तो हम लोग ये सब कुछ पहले जैसा ही कर रहे हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि सेड सेड टू के बदले आस्ट कर दिए और इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ और वेदर कर दिए। और इसमें भी हम पर्सन टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बदल रहे हैं, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है उसको हम कहाँ लगा रहे हैं? सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, अब जो है कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल देखने से पहले एक नोट हम लिखते हैं। नोट क्या लिखते हैं इसे आप देखेंगे। अभी आप पढ़ें कि इफ और वेदर आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इफ और वेदर कोई भी लगा सकते हैं, किसके जगह पर? इन्वर्टेड कोमा के जगह पर। लेकिन एक नोट है कि जब सेंटेंस में और आ जाए, और हो, जब सेंटेंस में और हो तो केवल वेदर का ही प्रयोग किया जाता है। वेदर का प्रयोग किया जाता है। ये जब और आ जाएगा ना तो उस वक्त सिर्फ क्या लगेगा? वेदर। उस वक्त इफ का प्रयोग नहीं होगा। और जनरल कंडीशन में जब और नहीं होगा तो आप इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। लेकिन जब वाक्य में और आ जाए तो आप उस परिस्थिति में सिर्फ क्या लगाएंगे? वेदर। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एरर कैसे देता है, ऐसे दे देगा, ही सेड विल यू गो और नॉट? विल यू गो और नॉट? अब जरा ध्यान दीजिए, ही सेड का क्या होगा? आस्क्ड। इन्वर्टेड कोमा का क्या होगा? इफ। अब देखिए हम पढ़े हैं कि सेड का आस्क्ड, इन्वर्टेड कोमा का इफ और वेदर दोनों होता है, लेकिन हम क्या लगाए हैं? इफ। अब जरा देखिए, विल यू गो और नॉट, यहाँ पे इंट्रोगेटिव है और ये आपका हेल्पिंग में पहले है, लेकिन हम पहले किसको लगाएंगे? पर्सन को। यू सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो हम पढ़ा चुके हैं कि सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है तो यू का क्या हो जाता है? आई। और विल का क्या होगा? वुड, गो और नॉट। लेकिन गलत है। इसलिए गलत है कि आपको बताया गया है कि जब सेंटेंस में और आएगा तो उस परिस्थिति में हमें सिर्फ कंजक्शन क्या लगाना होगा? वेदर। कब? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब। इसलिए यहां पर आपको डिसीजन लेना है कि हमें क्या लगाना है? वेदर ही लगाना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ही आस्क्ड वेदर आई वुड गो और नॉट, ये अब सही होगा। तो वेदर के लिए एक नोट जो बताएं, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक कंपटीशन में पूछता है, ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा, वो बना देगा इफ से, और आप सोचेगा इफ वेदर, आप सोचेगा इफ वेदर, दोनों में से कोई तो यूज कर ही लेंगे, लेकिन जब इफ लगाएंगे तो क्या होगा? गलत होगा। जब और होगा तो आप क्या यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ वेदर। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब जो है ये 3 एग्जाम्पल हुआ, चौथा एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए, राहुल सेड टू माई सन, राहुल सेड टू माई सन, डू यू नॉट पास द एग्जाम? डू यू नॉट पास द एग्जाम? अब देखिए, राहुल asked my son, राहुल asked my son, ये सेड टू का क्या हो गया? asked हो गया। जैसे वैसे उतारते हैं, इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या होगा? इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इफ ही से बना रहे हैं। हाँ, अगर इसमें और होता तो सिर्फ क्या लगाते? वेदर लगाते, इफ का प्रयोग नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इफ भी लग सकता है और वेदर भी लग सकता है, क्योंकि इस वाक्य में और नहीं है। अब जरा देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
पहले आप यू को लगाइए, यू कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, ऑब्जेक्ट आपका माई सन है, लेकिन आप माई से मतलब नहीं रखेंगे, सन से मतलब रखेंगे। सन आपका सिंगुलर, सन आपका जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है तो ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही। चलिए पर्सन तो बदल दिए, टेंस बदलेंगे। आप पढ़े हैं कि डू और डज का डिड होता है, डू और डज का डिड होता है, तो अब क्या हो जाएगा, डिड नॉट पास द एग्जाम। इसमें टेंस है लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। पांचवा एग्जाम्पल, राहुल said to him, did you not pass the exam, did you not pass the exam। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर फिर उसी प्रकार राहुल asked him इन्वर्टेड कोमा इफ। अब फिर यहां पर इफ होने के बाद में ये यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो क्या होगा, हिम है तो ही होगा, और ही के बाद आप टेंस बदलेंगे। आपको पढ़ाया जा चुका है कि डिड जब होता है टेंस में पढ़िए जा करके, पिछले क्लास में जो पढ़ाए हैं टेंस आपको, डिड होता है हैड प्लस V3, तो डिड के बदले हम डिड नहीं लगाएंगे, हैड प्लस V3, तो आपका वर्ब कौन है, पास। तो पास का क्या होगा, पास्ट, लेकिन नॉट है तो नॉट लेना पड़ेगा ना, तो हैड नॉट पास्ड। नॉट नहीं होता तो हैड पास्ड, यानी हैड प्लस V3 किसके बदले, डिड के बदले। हम बताए हैं टेंस में, ऐसा नहीं कि नया चीज हम बता रहे हैं। आप पिछले वाले क्लास को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ही हैड नॉट पास द एग्जाम, ही हैड नॉट पास द एग्जाम। अब जो है उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल, 6th एग्जाम्पल, they said can Rahul call you yesterday, can Rahul call you yesterday। अब जरा देखिए, अब यहां पे they asked, फिर देखिए आपका इसमें इंटरोगेटिव क्या होगा, इफ होगा। दे आस्क्ड इफ कैन राहुल कॉल यू यस्टरडे, कैन राहुल कॉल यू यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे राहुल जो है कौन पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज। राहुल कैन का क्या होगा, कुड होगा, कैन का कुड होगा। राहुल कुड, अब क्या, कॉल यू कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो दे होता है तो यू हो जाता है वी, बट यहाँ पर वी नहीं होगा, अस होगा। और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर भी होता है, या क्या होता है, द डे बिफोर। दोनों में से आप कोई भी आप लिख सकते हैं। तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 6। अब जो है कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जितना भी आपको हम क्वेश्चन दिए इंट्रोगेटिव पे, ये सब पास्ट में था, ये सब किस में था, ये सब के सब पास्ट में था। लेकिन अब जरा हम प्रेजेंट में देते हैं, और प्रेजेंट में फ्यूचर में होगा। तो हम लोग यहाँ पर सेड सेड टू को जो आस्क किए हैं, अब आस्क नहीं होगा, सेड सेड टू का हो जाएगा आस्क या आस्क। अगर यहाँ पर से रहेगा या सेटू रहेगा तो क्या होगा, आस्क होगा या इंक्वायर होगा, आस्क होगा या इंक्वायर होगा, ठीक है ना, या वांट टू नो होगा, वांट टू नो। अब जरा ध्यान दीजिए, या अगर यहां पर सेज होगा या सेज टू होगा तब आस्क होगा, इंक्वायर्स होगा, वांट्स टू नो होगा, वैसे ही जैसे आप प्रेजेंट में देखे हुए हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अब आप जब पढ़े हैं, ये 4 एग्जाम्पल था, 5वां एग्जाम्पल देखेंगे। ही सेड टू, सॉरी सेज, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नॉट
प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी जो हम देखेंगे ये मेरा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है तो सिर्फ क्या बदलता है, पर्सन। टेंस नहीं बदलेगा और ना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसमें तो खैर पार्ट्स ऑफ स्पीच है ही नहीं, तो हम सिर्फ क्या बदलेंगे, पर्सन। अब जब बनाएंगे तो ही सेज का क्या होगा, आस्क्स मी। अगर यहाँ से टू होता तो आस्क होता, और सेड टू होगा तब क्या होगा, आस्क होगा। ठीक है, अब देखिए ही आस्क मी इफ, ये सारा वैसे ही रहेगा, मतलब ये प्रेजेंट होगा तो भी प्रेजेंट होगा। सेड टू होगा तो आस्क होगा, से टू होगा तो आस्क होगा, सेज टू होगा, सेज टू होगा तो आस्क होगा। माने इसमें एस लगा रहेगा तो इसमें भी एस लगा देंगे, ठीक है ना। और एस नहीं लगा होगा तो हम एस नहीं लगाएंगे, और सेज टू होगा तो आस्क होगा। अब आप जानते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो हम सिर्फ क्या बदलते हैं, सिर्फ पर्सन। यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, आई। अब देखिए यहाँ पर्सन नहीं, पर्सन तो बदल दिए, डू का तो डिड आप पढ़े हैं, लेकिन कब, जब टेंस बदलेगा तो। अब टेंस नहीं बदल रहे हैं तो अब टेंस नहीं बदलता है लेकिन वर्ब बदलता है। तो यू के साथ डू लगता है तो आई के साथ भी क्या लगता है, डू ही लगता है। आई के साथ भी क्या लगता है, डू ही लगता है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब मान लीजिए यहाँ पे दे दे he says to Riya, comma inverted comma, do you not play cricket, do you not play cricket, do you not play cricket। अब जरा ध्यान दीजिए, he asks Riya if, फिर ये प्रेजेंट में है तो सिर्फ क्या बदलेगा, पर्सन। फर्स्ट सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, रिया के अनुसार। रिया है तो क्या होगा, सी होगा, और सी तो आ गया। देखिए यू के साथ डू लगता है, और डू का डिड करते हैं कब, जब ये सेड होता है तब, क्योंकि हमें सिर्फ क्या बदलना है, पर्सन। टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन वर्ब बदलेगा। आप पढ़े हैं कि ही सी इट और एक नाम हो तो डज लगाते हैं, तो ही सी इट और एक नाम हो तो डज लगाते हैं, और आई वी दे यू पुल्ला नाउन हो तो डू लगाते हैं। तो यहाँ पर सी है तो सी के साथ क्या लगता है, डज। तो अब क्या होगा, डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो वर्ब चेंज होगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ वर्ब चेंज हुआ है, टेंस चेंज नहीं हुआ है। अगर टेंस चेंज करना होता तो हम डू का डील करते, क्योंकि डू भी प्रेजेंट का है, डज भी प्रेजेंट का है, तो ये दोनों प्रेजेंट टेंस में ही बना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में है। लेकिन हाँ अगर ये पास्ट में होता, सेड होता, तो हम इसे भी बदल लेते पास्ट में, डू का डिड। एक और एग्जाम्पल जरा देखिए, he says to Riya, comma inverted comma, do you play cricket, do you play cricket। अब जरा ध्यान दीजिए, अब थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको इसमें। क्या कंफ्यूजन होगा, देखिए he asks Riya, उसके बाद क्या होगा, if यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, रिया के अनुसार। रिया है तो क्या हो गई, सी। चलिए तो हो गया। अब जो आप सोचे थे कि हेल्पिंग वर्ब जो पहले आ रहा था, हम लोग उसे कहाँ लगा रहे थे, ये सब्जेक्ट के पहले था, लेकिन जब हम बना रहे थे तो सब्जेक्ट के बाद में लगा रहे थे। ये उसके पहले भी एग्जाम्पल आपको हम दे चुके हैं। उसी प्रकार बहुत बच्चा क्या सोचेगा कि हम भी यहाँ पर जैसे सी का डज किए हैं, दोनों ये 6 नंबर 7 नंबर बिल्कुल सेम है, फर्क कितना है, ये निगेटिव में है। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट और ये डू यू प्ले क्रिकेट, तो इसमें नॉट है, इसमें नॉट नहीं है। नॉट आने से, नॉट नहीं आने से बहुत अंतर पड़ेगा जब डू डज रहेगा तब। जब डू डज रहेगा तो बहुत अंतर पड़ने वाला है। अब देखिए क्या अंतर पड़ने वाला है इसमें, सिर्फ ये अंतर पड़ेगा डू और डज में ही, सिर्फ अंतर पड़ेगा डू और डज में। कब, जब नॉट नहीं रहेगा तब। तो उस परिस्थिति में हम यहाँ पर डू डज को छोड़कर दूसरा कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो वह सारा का सारा हेल्पिंग वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के बाद में यूज हो जाएगा, जैसे हुआ है। और डू डज भी यूज हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद में,
लेकिन डू डज नहीं यूज होगा कब, जब वाक्य में नॉट नहीं रहेगा तब। जैसे यहाँ देखिए वाक्य में नॉट था तो डू डज सब्जेक्ट के बाद आया था, लेकिन यहाँ वाक्य में नॉट नहीं है तो डू डज तो पहले लगता है, लेकिन डू डज सब्जेक्ट के बाद में नहीं आता है। डू डज सब्जेक्ट के बाद में नहीं आता है कब, जब नॉट नहीं रहता है तब। तो अब जब बनाएंगे सी डज तो बहुत बच्चे सोचेंगे यू का सी हो गया क्योंकि रिया का अनुसार, डू का डज हो गया क्योंकि ही सी इट और सिंगल नाउन के साथ क्या लगता है डज, और उसके बाद अब लिखिएगा प्ले और उसके बाद लिखिएगा क्रिकेट, तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि इम्फैटिक सेंटेंस में डज लगता है, डू लगता है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में आप डू डज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पर हम डज नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम प्ले का प्लेस बनाएंगे, तब जाकर के सही माना जाएगा। तो हम बताते हैं कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट नहीं है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट नहीं है, तो उस परिस्थिति में जब डज यूज होने वाला होगा तो V5 कर देंगे और डू यूज होने वाला होगा तो V1 यूज करेंगे। जब डज यूज होने वाला होगा तो V5 और डू यूज होने वाला होगा तो V1। ये डू डज ऑलरेडी आपको पहले से पता है कि डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है। इस तरह का एग्जाम्पल कुछ हम लोग और देखते हैं ताकि समझ में आ जाए। और अब जरा ध्यान देंगे हम लोग, ये रूल नंबर 8 का एग्जाम्पल नंबर कितना था, एग्जाम्पल नंबर शायद 7 था। अब 8 देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू आई गो देयर। अब देखिए यहाँ पे ही सेज होगा, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड होगा, ही आस्क्ड इफ। अब जरा देखिए डू आई गो देयर, डू को पहले नहीं, पहले आई को सोचिए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा ही, यहाँ तो लगा दिए ही, लेकिन ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में है तो सिर्फ क्या बदलेगा पर्सन, ना ही टेंस बदलेगा ना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले ये सोचिए कि टेंस तो नहीं बदलेगा, अगर टेंस बदलने वाला होता तो डू का हम डिड लिखते हैं, और लेकिन वो डिड भी डिड भी तब लिखते हैं जब वाक्य में क्या हो, नॉट हो, और इस वाक्य में नॉट नहीं है। इसलिए आप सब्जेक्ट के पहले डू भी लगा सकते हैं, डज भी लगा सकते हैं, डिड भी लगा सकते हैं, नॉट रहे या नॉट नहीं रहे। सब्जेक्ट के पहले आप डू भी लगा सकते हैं, डज भी लगा सकते हैं, डिड भी लगा सकते हैं। नॉट आए तो भी डू डज डिड लगेगा पहले, नॉट नहीं आए तो भी डू डज डिड लगेगा, लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद में लगाना पड़ेगा डू डज डिड तो नॉट चाहिए। सब्जेक्ट के बाद में डू डज डिड तब आएगा जब वाक्य में नॉट रहेगा, वाक्य में नॉट नहीं रहेगा तो डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि एक ट्रिक है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में आप डू या डज या डिड लगाएंगे तो और उसके बाद V1 लगाएंगे तो इसे गलत माना जाता है। तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, डू आने पर डू नहीं लगाते हैं, V1 लगाते हैं, डज आने पर डज नहीं लगाते हैं, V5 लगाते हैं, और डिड आने पर डिड नहीं लगाते हैं। इसी वर्ब को परिवर्तित कर देते हैं, कब, जब नॉट नहीं रहेगा तब। लेकिन हाँ, आप सब्जेक्ट के बाद डू भी लगा सकते हैं, डज भी लगा सकते हैं, डिड भी लगा सकते हैं, कब, जब नॉट रहेगा तब। यानी सब्जेक्ट के बाद में डू डज डिड तब आता है जब वाक्य में क्या हो, नॉट हो, और जब नॉट नहीं रहेगा तो डू डज डिड लगाएंगे तो गलत होगा। तो उस परिस्थिति में जब आपको लगेगा कि डू लगने वाला है तो V1 का V1 लिख दीजिएगा, और जब डज लगने वाला होगा तो V1 को V5 बना दीजिएगा, और जब डिड लगने वाला हो तो V1 को V2 कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे ही हो गया तो आई के साथ डू लगता है, ही के साथ अब क्या लगेगा, डज, और डज लगेगा, लेकिन क्या इसमें नॉट है? अगर नॉट होता तो हम डज नॉट लिखते हैं, लेकिन नॉट नहीं है
नॉट नहीं है, देखिए नॉट रहता तो डज लग सकता था, यहाँ पे डज नॉट लिखते, लेकिन नॉट नहीं है इसलिए डज को क्या कर देंगे V5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गोज, और उसके बाद क्या होगा देगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए, ये समझना है क्योंकि यही कंफ्यूजन करता है डू डज वाला। अब 9 नंबर एक और एग्जांपल, आई से टू देम, डू यू डू दिस वर्क, डू यू डू दिस वर्क, डू यू डू दिस वर्क। अब देखिए, आई आस्क देम से टू कास्ट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। अच्छा, यू सेकेंड पर्सन, पहले आप इफ लगा दीजिए कंजक्शन के बदले। यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, देम है, तो क्या होगा दे। चलिए दे तो हो गया, अब ये नहीं बदलेगा। टेंस अगर ये पास्ट में होता तो डू क्या होता, डिड, और वो भी डिड कब होता, जब इसमें नॉट होता, लेकिन नॉट नहीं है इसलिए वो हम डिड कर भी नहीं सकते थे, और नॉट नहीं है तो हम V2 बनाते। लेकिन यहाँ पर फिलहाल देखिए कि डू है, तो डू का क्या होगा, डू का जो है यहाँ पर डू ही होगा, क्योंकि देख यू के साथ जब डू लगता है तो दे के साथ भी क्या लगता है, डू ही लगता है। लेकिन हम डू यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। देखिए डू डज डिड तब लगाएंगे जब क्या हो, नॉट हो, और नॉट नहीं होने पर डू नहीं लगाते हैं बल्कि मेन वर्ब को V1 रखते हैं। तो यहाँ मेन वर्ब क्या है, डू, और ये डू आपका मेन वर्ब है, ये नहीं समझिए कि हम डू लगा रहे हैं। तो मेन वर्ब V1 लगाएंगे तो V1 का डू क्या होगा, डू ही होगा, और दिस का दिस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नहीं बदलेगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। अब जो है एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आई सेड टू राहुल, अब यहां पे लिखते हैं डू यू कॉल मी, अब ध्यान देंगे यहां पे फिर पास्ट है, आई आस्क्ड राहुल, अब क्या इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ, अब यहाँ पे डू है, यू है, पहले पर्सन को, यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट राहुल है तो क्या होगा ही, राहुल है तो ही। और ये जरा देखिए कि चलिए पर्सन तो बदल दिए, टेंस बदलना है, लेकिन आप देखिए कि सेड पास्ट है, जब सेड पास्ट है तो डू हो जाता है डिड में, तो यहाँ टेंस बदलेगा, लेकिन हम यहाँ डिड नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। और देखिए यहाँ ट्रिक में कि सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड नॉट रहने पे लगता है, और सब्जेक्ट के बाद अगर डू डज डिड लगाएंगे और उसके जस्ट बाद V1 तो गलत होगा, तो आप डिड ना लगा के वर्ब को किस में बदल देंगे, वर्ब को V2 में। इसलिए हम यहाँ पर आपका वर्ब कौन सा है, कॉल, तो क्या होगा कॉल्ड। उसके बाद मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, आई है तो उसके अनुसार मी ही होगा। लेकिन यहाँ पर अगर नॉट होता तो हम लिखते हैं डिड नॉट, और कॉल मी का कॉल मी। तो ये जो कंफ्यूजन होता है ये सिर्फ डू डज डिड में होता है। अगर किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड लगने वाला हो तो आप तब प्रॉब्लम फेस करते हैं जब उसमें नॉट नहीं होता है। अगर नॉट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट होगा तो डू भी लगेगा, डज भी लगेगा और डिड भी लगेगा। लेकिन नॉट नहीं होगा तो आप इस ट्रिक को देखेंगे कि नॉट नहीं रहने पर हम डू रहता है या डू आने वाला होता है तो मेन वर्ब को V1 कर देते हैं, डज आने पर मेन वर्ब को V5 और डिड आने पर मेन वर्ब को V2 बना देते हैं। कब, जब नॉट नहीं रहता है तब। ये सिर्फ इन्हीं तीनों हेल्पिंग वर्ब में लागू होता है, और इसको छोड़कर कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम उसे आसानी से लिख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद में उस हेल्पिंग वर्ब को, वो नॉट रहे या नॉट नहीं रहे। लेकिन डू डज डिड में ध्यान देना पड़ता है कि सब्जेक्ट के बाद आप डू डज डिड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कब, जब नॉट नहीं हो, और सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड लगा सकते हैं कब, जब नॉट हो। यही बात देखना है।
नॉट होगा तो डू डज इट लगाएंगे, नॉट नहीं होगा तो डू डज इट नहीं लगाएंगे, और नॉट नहीं होगा तो डू डज इट नहीं लगाएंगे। लेकिन नहीं लगाएंगे तो देखेंगे कि जब सब्जेक्ट के बाद डू आने का सोच होगा तो वहां मेन वर्ब को V1 कर देंगे। सब्जेक्ट के बाद जब डज आने का सोच होगा तो वहां पर हम V5 कर देंगे, और सब्जेक्ट के बाद जब डिड आने वाला सोच होगा तो हम V2 कर देंगे। और ये मेन वर्ब को तब बदलेंगे जब नॉट नहीं रहेगा। अगर नॉट रहेगा तो मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डू डज डिड लग जाएगा, और जैसा मेन वर्ब होगा वैसा ही मेन वर्ब उतार देते हैं। लेकिन मेन वर्ब को तब बदल देते हैं जब नॉट नहीं हो और डू डज डिड का प्रयोग नहीं करने का आधार हो, नहीं करने का सोच हो। अब जो है इसको इसलिए ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसी के आधार पे आपको WH इंट्रोगेटिव भी समझना है, और वो काफी आसान है। जब ये आप समझ जाएंगे तो उसको समझने में कोई समस्या नहीं होगा आपको। अब जो है ये आपका कुछ और एग्जाम्पल देखिए। कितना नंबर एग्जाम्पल था ये? 9 नंबर शायद था, 9 नंबर था, 8 नंबर। चलिए नंबरिंग जो भी हो आप देख लेंगे ठीक से। दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, they said to me comma inverted comma, will you not call me last day। तो देखिए यहां पे फिर होगा they said to me, they asked me इन्वर्टेड कॉमा इफ, अच्छा विल यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट में मी है तो आई हो गया। विल का उड कीजिए या शुड कीजिए, क्योंकि आई के साथ शैल भी लगता है, आई के साथ विल भी। तो हम बताए थे कि आई भी आने पर आप उड भी लगा सकते हैं, शुड भी, लेकिन आप उड भी सब जगह लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेहतर है विल आए या शैल आए सब जगह उड लगाइए, ठीक है। नॉट है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट नहीं भी रहता तो भी हम उड लगाते। ये प्रॉब्लम होता है सिर्फ किसमें, डू डज और डिड में, बाकी में प्रॉब्लम नहीं होता है। अब क्या होगा, कॉल मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो क्या होगा, दे लास्ट डे है तो द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। तो ये आप देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं WH इंट्रोगेटिव। अब आप लोग WH इंट्रोगेटिव पे ध्यान देंगे कि WH इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है WH इंट्रोगेटिव। रूल नंबर 8 था, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है बिल्कुल ऐसे ही, रिपोर्टिंग भर में क्या हो, सेड या सेड टू हो, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, WH इंटेरोगेटिव हो, WH इंटेरोगेटिव हो। तो कैसे बनाते हैं ये ट्रिक देखना है। उसी प्रकार सेड या सेड टू के बदले हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ या वांटेड टू नो यही होगा। और उसके बाद इसमें इन्वर्टेड कॉमा प्लस WH वर्ड बराबर हो जाएगा WH वर्ड प्लस असर्टिव सेंटेंस, अब जरा ध्यान देंगे, थोड़ा सा का अंतर है, बिल्कुल थोड़ा सा का। देखिए बाबू, इसमें क्या था कि सेड टू को हम बदल रहे थे आस्क इंक्वायर्ड ऑफ वांटेड टू नो में। इसमें बिल्कुल वही है, जब WH इंट्रोगेटिव होगा यस नो नहीं होगा तो इसमें भी वैसा ही करेंगे। लेकिन इसमें था कि इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लगाएंगे, इफ और वेदर, और इसमें इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ वेदर नहीं आएगा। जो इसमें WH वर्ड दिया गया रहेगा वही WH वर्ड इसका कंजक्शन बन जाएगा। इसमें कंजक्शन क्या लगा रहे थे, इफ और वेदर, और इफ वेदर के बाद क्या था, असर्टिव सेंटेंस। लेकिन यहां पर WH वर्ड रहेगा
वही कंजक्शन हो जाएगा। और जो इफ वेदर लगा रहे थे, अब इफ वेदर ना लगा के WH वर्ड लगा के जो असर्टिव सेंटेंस होगा उसको हम उतार देंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं ही सेड वाई विल यू हेल्प, वाई विल यू हेल्प मी, चलो ठीक है ऐसे लिख दिए, वाई विल यू हेल्प मी। अब जरा ध्यान देंगे, ही सेड का होगा ही आस्क्ड, अब इंट्रोगेटिव है लेकिन कौन सा है WH, तो इसमें WH इंट्रोगेटिव में बताया गया है कि जो कंजक्शन होगा ये WH वर्ड हो जाएगा, वाई हो गया। और आप इसमें क्या लगा रहे थे, इफ और वेदर का, अगर ये वाई नहीं होता, सपोज दैट ही सेड विल यू हेल्प मी, अगर इतना होता, अगर इतना होता विल यू हेल्प मी, तो ये क्या कहलाता, ये कहलाता यस नो, केवल हेल्पिंग वर्ब आ जाता यस नो, तो वहां पर वाई है तब वाई लगा। अगर ये नहीं होता तो हम यहाँ पर क्या लगाते, इफ या वेदर और उसके बाद पर्सन टेंस। लेकिन अब आप इफ वेदर ना लगा के सिर्फ आपको कंजक्शन WH वर्ड लगा देना है, और जैसा आप बनाए थे यस नो में वही बिल्कुल बनेगा WH वर्ड में। कैसे बनाए थे यस नो में, इफ वेदर के बाद आप क्या लगाते थे, अब वाई के बाद लगाएंगे, क्योंकि कंजक्शन इसी को मान लेना है। यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, नहीं है तो सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है तो आई हो जाता है। और यहाँ पर विल का क्या होगा, वुड होगा, क्योंकि पास्ट में है तो ये भी बदलेगा पर्सन टेंस। और उसके बाद क्या होगा, हेल्प, और मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ही है तो क्या होगा, हिम। बिल्कुल। अब देखिए एक और क्वेश्चन, ही सेड टू मी पेन डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, व्हेन डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। अब जरा ध्यान दीजिए, व्हेन डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, ही आस्क्ड मी, सेड टू के बाद क्या होगा, आस्क। अब बोले हैं ना कि WH वर्ड रहेगा तो हम इसी को कंजक्शन बना लेंगे, तो कंजक्शन अब क्या हो गया, व्हेन। चलिए गया, अब क्या, अब हम लोग जैसे यस नो बनाए थे वैसे बना देना, यानी यस नो समझ गए तो WH वर्ड भी समझ गए। आप क्या बनाए थे कि पहले पर्सन को, उसके बाद टेंस को, यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, तो क्या हो गया आई। और डू का क्या होता है, डिड, और डिड लगेगा क्योंकि नॉट है। अगर नॉट नहीं होता तो हम डिड, मेरा तो सोच हो गया कि डू का डिड होगा, लेकिन हम जान गए कि डिड आने वाला है और डिड लगाएंगे, लेकिन डिड नहीं लगाते कब, जब यहाँ पर प्ले नहीं होता, सॉरी जब यहाँ पे नॉट नहीं होता तब। तो वहां पर हम डिड नहीं यूज करके प्ले को प्लेड बना दे, क्योंकि हम बोले थे कि जब नॉट नहीं आएगा और डिड आएगा या डिड लगने वाला होगा तब उस परिस्थिति में मेन वर्ब को V2 बना देंगे, लेकिन डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। डू डज डिड तब लगता है जब नॉट होता है, तो नॉट है तो यहाँ पर डिड लगेगा, तो क्या होगा, आई डिड नॉट। देखिए यहाँ पे पर्सन हो गया, आई डिड नॉट, उसके बाद प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब जो है ये WH वर्ड का आप देखे थे, कुछ और एग्जाम्पल देखिए। ये तो WH रूल हम मिटा रहे हैं, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना। 2 एग्जाम्पल हुआ, बिल्कुल यस नो पे ही है। यस नो अगर आप समझ गए हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही आसान है। अब देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, ये रूल 9 का एग्जाम्पल नंबर 3 है। रूल 9 का एग्जाम्पल नंबर 3 जो होगा, he said, comma inverted comma, how many pens have you, how many pens have you। अब देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये टोटल क्या हो गया, WH वर्ड कहलाएगा। जब कोई WH वर्ड के साथ कोई नाउन आता है तो उसको भी पूरा मान लेते हैं WH वर्ड। अब जब बनाएंगे तो ही आस्क्ड, अब लिखेंगे हाउ मेनी पेन्स, ये आपका पूरा हो गया WH वर्ड, यही कंजक्शन होगा। अब जो होगा, इस कंजक्शन के बाद में बोले थे कि कंजक्शन जब लिख देते हैं तो यहाँ पर मेनी पेन्स आ रहा है तो लग रहा है कि नाउन कहाँ से आ गया, ऐसे मत देखिए। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो कभी कभी से मान लीजिए कि वेन के बाद हैव रहता है,
तो आप वेन को लिखते हैं, उसके बाद आप पर्सन टेंस लगाते हैं। लेकिन जब नाउन रहेगा WH वर्ड के साथ और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले वाले टोटल को मान लेंगे WH वर्ड। ठीक है, तो यहाँ टोटल को मान लेंगे WH वर्ड, नाउन के साथ हो या अकेला हो, हेल्पिंग वर्ब के पहले वाला पूरा क्या कहलाता है? WH वर्ड। कब? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब। अब जो है यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो सिंगुलर थर्ड पर्सन आने पर यू हो जाता है आई। पर्सन बदल दिए और एक पास्ट टेंस में तो तीनों बदलेगा, पर्सन टेंस, तो हैव का क्या होगा? हैड। हैव का क्या होगा? हैड। अब जो है एक और क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। दे सेड which pen will you want to buy? Which pen will you want to buy? अब देखिए, दे आस्क्ड। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन है? विल है, इसलिए ये टोटल क्या होगा? WH वर्ड होगा। दे आस्क्ड विच पेन, दे आस्क्ड विच पेन। अब क्या? यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं है तो दे है, तो दे प्लूरल थर्ड पर्सन आने पर यू हो जाता है वी, तो यहां पर होगा वी, और वी के बाद तब होगा वुड वांट टू बाई। यानी बहुत ही इजी है। आप सेड को आस्क में कन्वर्ट कीजिए, WH वर्ड को उतार दीजिए और WH वर्ड को उतारने के बाद इंट्रोगेटिव में रहेगा, लेकिन इसको असर्टिव में बना के आप बना दीजिए। असर्टिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, लेकिन आप बाद में लगा के, जैसे पर्सन टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलता है वैसे आप बदल के बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, रवि सेज टू मी how can you do this work? How can you do this? Ravi says to me, how can you do this work? तो देखिए रवि says, ये तो प्रेजेंट है तो क्या होगा? ask me, रवि ask me। अब क्या होगा? how, WH वर्ड कौन है? how। बिल्कुल वैसे ही, लेकिन ये प्रेजेंट में होने के कारण इसमें सिर्फ पर्सन बदलेगा, यहां से यहां तक सिर्फ क्या बदलेगा? पर्सन। ना ही टेंस बदलेगा, ना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपका टेंस है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन ये नहीं बदलने वाला है क्योंकि प्रेजेंट में है। ये प्रेजेंट में होता है तो सिर्फ क्या बदलता है? पर्सन। और ये तो कंजक्शन का काम कर रहा है WH वर्ड। ठीक है, अब कंजक्शन का काम कर गया। अब जैसे बनाना है बनाइए, बस ये जो कैन पहले है, या कोई भी सेंटेंस देगा इंट्रोगेटिव में तो जो पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को पर्सन को बदलने के बाद उसके बाद लगा देंगे। अब वैसे बनाते हैं जैसे हम लोग बनाते जाएंगे। तो यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? मी, तो क्या होगा? आई। और कैन को कुड करते लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट में है, कैन। अब क्या होगा? डू। दिस को दैट करते लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में है। और इसमें कोई भी सिंबल हो, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क कुछ भी हो, लेकिन आप इनडायरेक्ट में हमेशा क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। ठीक है, अब जरा कुछ और एग्जाम्पल देखिए। रूल नंबर 9 का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। रूल नंबर 9 अब जो है देखेंगे इसमें एग्जाम्पल नंबर 6। ही सेड टू मी वाई डिड यू राइट अ letter, why did you write a letter yesterday? Why did you write a letter yesterday? अब देखिए, he said to me है, क्या होगा? he asked me, he asked me। अब क्या होगा? इन्वर्टेड कोमा के बदले हम जो कंजक्शन होता है, यानी जो WH वर्ड होता है उसी को कंजक्शन बना देते हैं, वाई हो गया। अब डिड यू राइट अ लेटर यस्टरडे, ये डिड बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा क्योंकि पास्ट में है। डिड बदलता है तो हैड प्लस V3 होता है, ये टेंस है, लेकिन सबसे पहले पर्सन बदले। यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्या हो गया? आई। और इसका क्या होगा? हैड रिटेन, क्योंकि हम बोले थे
कि डिड होता है हेड प्लस V3 में, डिड खत्म हो जाएगा और हेड प्लस V3 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अ लेटर यस्टरडे का द प्रीवियस डे। तो इस तरह से हम लोग रूल नंबर 9 का एग्जाम्पल समझे। और रूल नंबर 10 हम आपको बताने वाले हैं इसी के आधार पे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आधार पे हम आपको रूल नंबर 9 बताने जा रहे हैं। अब जो है रूल नंबर 9, सॉरी रूल नंबर 9 तो हो चुका है, रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 में थोड़ा सा का अंतर है। ये जो आप यस नो पढ़े हैं रूल नंबर 8 के आधार पे सब जो है, अभी जो रूल नंबर 10 पढ़ाने वाले हैं, रूल नंबर 11 पढ़ाने वाले हैं, ये सब जो आपको रूल नंबर 8 के आधार पे, इसलिए 8 को बेहतर ढंग से पढ़िए। 8 पढ़िएगा बेहतर ढंग से तभी 9 समझ में आएगा। सारा डिपेंड है 8 पे ही। अब देखिए, रिपोर्टिंग भर में क्या हो, सेड या सेड टू हो, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, यस नो इंट्रोगेटिव नहीं बल्कि क्वेश्चन टैग हो, क्वेश्चन टैग, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग होगा तो भी हम इसी रूल पे बनाते हैं। अब देखिए, सेड और सेड टू का, सेड और सेड टू का आस्ट कर दीजिए, या ये आपका रूल नंबर 10 होगा, सॉरी, इंक्वायर्ड ऑफ कर दीजिए, सेड टू का इंक्वायर्ड ऑफ कर दीजिए, ये वांटेड टू नो कर दीजिए, वांटेड टू नो, ठीक है। और जैसे आप बनाते थे कि इन्वर्टेड कोमा बराबर इफ या वेदर प्लस असर्टिव सेंटेंस, वैसे ही बनाइए, यानी यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का वाक्य बिल्कुल सेम बनता है। आप क्वेश्चन टैग आपको समझ में नहीं आता होगा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल मत घबराइए, हम बताते हैं आपको। He said, I am coming, aren't I? देखिए होता क्या है कि ये जो पहला वाला वाला जो होगा ये असर्टिव में देगा। असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव या निगेटिव। जब ये अफर्मेटिव में होगा तो कॉमा लगा के इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका एब्रिविएशन फॉर्म लेगा निगेटिव मूड में। अगर ये अफर्मेटिव में होगा तो इसका एब्रिविएशन फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप निगेटिव में लेगा और उसके बाद प्रोनाउन यूज करेगा। तो एम और नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है अराउंड, उसके बाद क्या होगा आई। अगर ये रहता कि आई वॉज कमिंग, अगर ये रहता आई वॉज कमिंग तब होता आई वॉज कमिंग कोमा वाजंट आई, क्या होता है वाजंट आई। यानी जब एम कमिंग होगा तो आप सोच रहे हैं एमंट आई हो जाए, लेकिन नहीं, एम और नॉट का शॉर्ट फॉर्म एमंट नहीं होता, एम और नॉट का शॉर्ट फॉर्म अरंट होता है। तो ऐसे ही जब देगा तो आप समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन टैग है। क्या है ये क्वेश्चन टैग है। अगर मान लीजिए दे दे कि सपोज दैट, एक और एग्जांपल हम नीचे दे रहे हैं फिर आपको बनाएंगे। जैसे मान लीजिए दे दे ही सेड डू यू, सॉरी ही सेड I play cricket, comma, don't I। यानी निश्चित रूप से ये आपका अफर्मेटिव था, और जब ये अफर्मेटिव होगा तो क्या होगा नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होकर के क्या लगाएंगे प्रोनाउन। तो समझ जाएंगे कि वो जो है आपका कौन सा है क्वेश्चन टैग है। एक और एग्जांपल देखिए, दे सेड will you not marry, comma, will you। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर जो है ये सॉरी असर्टिव लिखना है, यू विल नॉट मैरी, विल यू, ये निगेटिव है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है विल। तो ये निगेटिव है इसलिए इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा विल, और विल के बाद क्या होगा यू पढ़ा। यानी इसमें आप जानते हैं कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन मेन वर्ब कौन है भगवान। अब भगवान होता है तो हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, तो इसलिए आई के साथ डू लगता है, इसलिए डोंट आई लिखा गया है, ठीक है। एम और नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है अरंट। अगर यहाँ पे
वाज होता तो वजंट होता, ठीक है। अगर यहाँ पर डू नॉट प्ले होता, डू नॉट यहाँ पर लगा होता, चाहे डू नॉट हम प्ले लिखते हैं, डू नॉट प्ले, तब तो डू नॉट इसमें नॉट है, तब इसमें होता केवल डू आई, तब क्या होता डू आई। मेनली समझिए आप कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब आपको कॉमा लगा के कोई हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन देके दिया रहेगा, कॉमा के बाद में हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन लगा के वो खुद देगा, या आपको थोड़ी लगाना है, वो तो खुद सही बना के आपको दिया रहेगा, तो आप समझ जाइएगा क्वेश्चन टैग है। कौन सा टैग है? क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग के अंदर बिल्कुल ऐसा ही बनाते हैं, ये रूप अलग है जिससे आपको लग रहा है कि नया क्वेश्चन आ गया, लेकिन नहीं, इसको हम बनाएंगे यस नो इंट्रोगेटिव पे ही, जैसे आप बनाए ही आस्क्ड इफ आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, ही एम का वाज, उसके बाद कमिंग का गोइंग, क्योंकि बताया थे पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करेगा, क्योंकि ये टेंस है, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है तो कम हो जाता है गो में। अगला देखिए, ही आस्क्ड, अब क्या इफ हो गया, आई प्ले क्रिकेट डोंट आई, तो आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा ही, और यहाँ पर प्ले का क्या होगा, प्लेड होगा, प्ले का क्या होगा, प्लेड होगा, उसके बाद क्या होगा क्रिकेट, फुल स्टॉप। यानी इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये दिया रहेगा लेकिन इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये बताता है कि इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव में कौन सा, तो क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन पहला वाला होता है असर्टिव में, और फिर कॉमा के बाद वाला जो पार्ट होता है वो इंट्रोगेटिव में होता है। पहला वाला पार्ट इंट्रोगेटिव नहीं होगा, पहला वाला पार्ट किस में होगा, असर्टिव में, बाद वाला पार्ट किस में होगा, इंट्रोगेटिव में। अब एक और देखिए, दे आस्क्ड वेदर भी हम लिख सकते हैं, दे आस्क्ड वेदर, यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं रहता है तो पुलर थर्ड पर्सन रहने पर यू हो जाता है वी में, और विल का वुड नॉट, उसके बाद क्या होगा मैरी। अब यहाँ देखिए इसमें विल यू का प्रयोग किया नहीं, सिंपल सा है, कोई असर्टिव सेंटेंस हो और कॉमा लगा के इंट्रोगेटिव का फॉर्म देके दो पार्ट में, तो आप इसको क्या मानेंगे, आप इसको मानेंगे क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग बिल्कुल बनता है किसके जैसा, ये बनता है यस नो इंट्रोगेटिव के जैसा, उसी रूल पे बनता है। रूल वही है, रूप दूसरा है, जिससे विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्वेश्चन टैग के रूप में है तो बनेगा कैसे। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। रूल नंबर जो 8 आप पढ़े हैं वो खूब ज्यादा मन से पढ़िए। रूल नंबर 8 पढ़िएगा तभी 9 समझ में आएगा, तभी 10 समझ में आएगा। और अब जो है एक और एग्जाम्पल हम देते हैं इसके आधार पे। एग्जाम्पल 4, ही said, comma, inverted comma, he said, comma, inverted comma, they did not call you, comma, did you। अब जरा देखिए, ये निगेटिव में है तो ये किस में है, ये जो है आपका अफर्मेटिव में है। जब ये निगेटिव में है ये किस में है, अफर्मेटिव में है। तो अब जब बनाएंगे तो कैसे होगा, ही आस्क्ड, उसके बाद क्या होगा, इफ दे थर्ड पर्सन नो चेंज, दे का दे ही होगा, और उसके बाद डिड का बताए थे हैड प्लस V3, तो नॉट है तो नॉट आएगा, कॉल का कॉल्ड, यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन सा है, नहीं है तो ही है, और यहाँ प्लूरल है इसलिए यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा मी। यानी ये असर्टिव के रूप में ही दिख रहा है, लेकिन जब कॉमा के बाद दे देगा क्वेश्चन मार्क तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन टैग है। और क्वेश्चन टैग होने पर केवल बदल जाता है सेड आस्क्ड में, इन्वर्टेड कॉमा इफ में, यानी यस नो की तरह, बिल्कुल किसके तरह, यस नो की तरह। ये जो आप पढ़े, ये आप पढ़े किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड से टू हो और रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाए, जब क्वेश्चन टैग आ जाए तब। ठीक है, अब ये रूल नंबर 10 था, अब रूल नंबर 11 पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट में आप लिखेंगे। प्रॉब्लम्स वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रॉब्लम वाला जितना भी क्वेश्चन होगा आपको उसमें हम डिस्कस कराएंगे। फिलहाल हम लोग रूल नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, रिपोर्टिंग भर में क्या हो, सेड या सेड टू, ये तो आएगा ही। और रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आ जाए, यस या क्या आ जाए, नो आ जाए, तो कैसे बनाएंगे ये जानना है हम लोग को। सारा रूल उसी तरह से होगा, सारा रूल कैसे होगा, उसी तरह से होगा, लेकिन जरा ध्यान देंगे, यस के सेड प्लस यस के जगह पर रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव लिखते हैं, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, और सेड प्लस नो के जगह पर रिप्लाइड इन द नेगेटिव लिखते हैं, रिप्लाइड इन द नेगेटिव। पहले इसको समझिए, ये ट्रिक फर्स्ट है। और एक और ट्रिक है तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, या बता ही देते हैं, देख लीजिए। एक ये होता है कि यदि सेड को नहीं बदलना चाहते हैं रिप्लाइड में, तो सेड लिखकर इसके तुरंत बाद, सेड का सेड लिखकर इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस फर्स्ट के अनुसार लगाते हैं। अभी आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, आप लोग एग्जाम्पल सुनेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसलिए हिंदी में लिखेंगे, बहुत से विद्यार्थी को इंग्लिश बोलने के बाद फिर हिंदी बोलना होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, he said will he go to Patna, comma, he said yes। देखिए, इसमें जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहां से यहां तक, और इसमें यस भी आ गया। तो अब जो हम बताने जा रहे हैं बिल्कुल यस में इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें यस आ गया, तो कैसे बनेगा। तो यहां तक जैसे बनता है वैसे बनाइए, यहां तक जैसे इंट्रोगेटिव का नियम वैसे बनाइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ही आस्क्ड इफ विल ही गो टू पटना, तो इफ के बाद में, चूंकि इफ क्यों लगा रहे हैं, चूंकि यस नो है, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, विल का वुड गो टू पटना, उसके बाद क्या कर देंगे, फुल स्टॉप, उसके बाद क्या करेंगे, फुल स्टॉप, सही है, अदर सेंटेंस हो गया। अब क्या करेंगे कि ही, अब लिखेंगे ही, अब देखिए जरा बाबू, हम बोले थे कि जब यस में हो तो सेड यस दोनों खत्म हो जाएगा, अब उसके जगह पे क्या हो जाएगा, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। तो लिख दीजिए ना, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। यानी जब कभी भी आपको यस देगा तो आप सेड यस को हटा देंगे, बस बाकी जितना बनता वैसे बनाइए। आप यहां तक आप देखिए, यहां तक यस में इंट्रोगेटिव जैसे बनता वैसा बना रहे हैं, जैसे बना रहे हैं यस में इंट्रोगेटिव, तो फुल स्टॉप लगाइए और दूसरा वाक्य को बिल्कुल सेम टू सेम उतार दीजिए।
केवल सेड यस के जगह पर आप क्या कर दीजिए, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। सिंपल है, सेड यस की जगह पे रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। अगर नो रहे तो रिप्लाइड इन द निगेटिव। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहे कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, या हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ही सेड टू मी विल यू गो टू पटना, विल यू गो टू पटना क्वेश्चन मार्क, आई सेड नो, आई सेड नो। अब जरा देखिए ये नो में है तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ विल यू गो टू पटना, आई सेड नो। अब यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो क्या होगा आई, और उसके बाद टेंस, तो आई वुड गो टू पटना, फुल स्टॉप लगा देंगे। यहां तक मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसी में केवल फुल स्टॉप लगाते हैं, और बाकी सब में 2 सेंटेंस होता है तो एंड लगाते हैं। लेकिन जब ये यस नो वाला होगा, यस नो वाला, तो फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। और कॉमा रहता ना, कॉमा, यहाँ पे कॉमा रहता तो हम एंड लगाते हैं, कॉमा रहता तो एंड, लेकिन कॉमा नहीं है इसलिए क्या होगा, फुल स्टॉप। यस नो वाला में फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। चलिए आई सेड नो तो क्या होगा, आई का आई, और सेड प्लस नो बराबर देखिए क्या लिखे हैं, रिप्लाइड इन द निगेटिव, रिप्लाइड इन द निगेटिव। तो ये तो आप बनाए इस ट्रिक पर। अब हम देखिए इस ट्रिक पर बताने जा रहे हैं। हम बोलेंगे यदि सेड को नहीं बदलना चाहते हैं रिप्लाइड, अभी सेड को किस में बदले थे, ये वाला सेड को रिप्लाइड में। अगर आप सेड को सेड ही रखना चाहते हैं, सेड को क्या रखना चाहते हैं, सेड ही रखना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे ये देखना है, ठीक है। तो सेड को सेड ही लिखना चाहते हैं, तो सेड को सेड ही रखना चाहते हैं, तो सेड लिखकर इसके तुरंत बाद, सेड को सेड ही लिखकर इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अनुसार लगाते हैं। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था बताइए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था, इसमें वुड था, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए इसी को बनाना हो दूसरे तरीका से, ये तो रिप्लाइड से हम लोग समझ लिए, अब इसी को बनाना हो दूसरा तरीका से तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब जरा देखिए हम इसी को बनाते हैं अदर तरीका से, नीचे वाला तरीका से। ये तो एक तरीका हो गया, ही आस्क्ड इफ ही वुड गो टू पटना, फिर गो टू पटना। अब क्या होगा, ही सेड है ना, तो आप वहीं लिखिए ही सेड दैट। अफर्मेटिव हो गया ना, तो हम कंजक्शन दैट रखेंगे, ही सेड दैट। अब क्या बोलिए, ही वुड, यानी इसको सेम टू सेम उतार देंगे और दैट लगा देंगे, और यस के जगह पर क्या कर देंगे, सब्जेक्ट, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा सो, ठीक है। अगर निगेटिव होता तो भी वैसे ही बनाते हैं, ठीक है ना, वैसे ही बनाते हैं। तो निगेटिव रहता तो इसमें क्या करते, नो रहता तो ही सेड दैट ही वुड नॉट। अगर निगेटिव होता तो यहाँ क्या बढ़ जाता, नॉट। ही सेड दैट ही वुड, कब, जब यस होगा तब। और यदि इसी को हम निगेटिव में देते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो क्वेश्चन आप समझ गए, सबसे आसान है यही, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, रिप्लाइड इन द निगेटिव। लेकिन दोनों मेथड हम बता दिए हैं कि कहीं अगर वो इस मेथड पे बनाया रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए उस मेथड को भी जानना जरूरी था और हम दोनों बता दिए। अब जैसे मान लीजिए इसी को हम नो पे देते हैं, अब नो पे देते हैं, नो वाला तो बना ही है, लेकिन जरा इसी को हम फिर देखते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। ये तो आप रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव की जगह क्या कर देंगे, अफर्मेटिव की जगह क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, एक मेथड से बन गया। वो आप बताया गया है कि सेड नो के बदले रिप्लाइड इन द निगेटिव कर देंगे। अब इसमें बिल्कुल सेम होगा, यहाँ
फर्स्ट सेंटेंस तक बना लेंगे हम लोग। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ तक है, यहाँ तक हम लोग बना चुके हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगा नो से ही सेड का ही सेड रहेगा, दैट होगा, ही सेड का ही सेड होगा, दैट होगा। अब जो पहला सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट होगा वो उतारेंगे, ही वुड, और इसमें क्या लगा देंगे, नॉट। कब, जब नो होगा तब, ही वुड नॉट। जब नो होगा तो नॉट बढ़ा देंगे, और जब नो नहीं होगा तो केवल इसमें फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ए रहेगा उसी को उतार देंगे, ठीक है ना। चलिए अब जो है इसमें सब्जेक्ट इसका ही सब्जेक्ट लिखते हैं और इसका हेल्पिंग वर्ब, लेकिन दोनों सब्जेक्ट सेम दिख रहा है क्योंकि इसमें भी ही है, इसमें भी ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वही कंजक्शन के बाद आएगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब पहला वाला वाक्य इसमें लग जाएगा। तो ये जो था आपका यस नो रहने पर हम लोग बनाएंगे, लेकिन आप लोग को आसान लगता होगा ये वाला, तो आप लोग इसे भी बना सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बनाता है, इससे बहुत कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दिए हैं। एक लास्ट रूल हम बताने जा रहे हैं, स्पेशल रूल ऑफ स्पीच का इंट्रोगेटिव के आधार पे। जब सर मैडम हो तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। जब सर मैडम होगा तो कैसे बनाएंगे, इसको जानना है। जैसे आप रूल नंबर 8 में पढ़े थे, इफ वेदर ये सब लगता है, वैसे ही इसमें भी बनाएंगे हम लोग। अब कैसे, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम हो, सर या मैडम हो, तो ठीक वैसे ही जैसा सेंटेंस होगा वैसा सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार। आप जानते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सेड से टू बदल जाएगा, सेड टू बदल जाएगा आस्ट में, किसमें, आस्ट में। और सर मैडम के बदले रेस्पेक्टफुली होगा, रेस्पेक्टफुली। यानी सर मैडम को हम हटा देंगे और यूज क्या करेंगे, रेस्पेक्टफुली। लेकिन कहाँ पे लगाएंगे ये जानना है, तो हम रेस्पेक्टफुली का प्रयोग आस्ट के पहले भी करते हैं और आस्ट के बाद में भी करते हैं। आस्ट के पहले भी करते हैं और आस्ट के बाद में भी। सर और मैडम के बदले क्या लगाएंगे, रेस्पेक्टफुली। और रेस्पेक्टफुली कहाँ लगेगा, तो आस्ट के पहले या आस्ट के बाद में। बाकी सब जो जैसा बनता है वैसे ही बनाएंगे। जैसे मान लीजिए दिया रहेगा, ही सेड मैडम मे आई गो आउट। देखिए मैडम से परमिशन ले रहा है, तो ही आस्क्ड, देखिए अब क्या है, आस्क्ड हो गया, ही आस्क्ड। पहले हम क्या लगा देंगे, ही आस्क्ड रेस्पेक्टफुली, ही आस्क्ड रेस्पेक्टफुली। इतना तो बन गया, ये है मैडम इसमें, लेकिन रेस्पेक्टफुली कहां पे आएगा, पहले। ही आस्क्ड रेस्पेक्टफुली, मैडम है, सर हो तो क्या लगा देंगे, रेस्पेक्टफुली। उसके बाद क्या, इफ क्यों बाबू, क्योंकि ये जो है आपका कौन सा है, यस नो है। ही आस्क्ड, सेड का आस्क्ड इसलिए कर रहे हैं कि यस नो इंट्रोगेटिव है। ही आस्क्ड रेस्पेक्टफुली इफ। अब क्या, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। क्या होगा, ही मे का माइट, उसके बाद गो, उसके बाद आउट, फुल स्टॉप। या इसको ऐसे भी हम बना सकते थे, ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, उसके बाद इसको उतार दीजिए, ही माइट गो आउट। लेकिन ये आप आज तब किए थे जब ये इंट्रोगेटिव था। सर मैडम वाला जो रूल है ये सिर्फ इसमें ही लागू नहीं होगा, बल्कि किसी प्रकार के वाक्य में भी लागू हो सकता है। बस इतना जानना है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आस्क लगाते हैं, और आस्क का नियम है कि आस्क अपने पहले भी रेस्पेक्टफुली ले सकता है और आस्क अपने बाद भी रेस्पेक्टफुली ले सकता है। और उसके बाद में रेस्पेक्टफुली को लिखने के बाद में ही कंजक्शन लगा के सेंटेंस को जैसा होता है वैसा बनाते हैं। तो ये सेंटेंस किसमें था, इंट्रोगेटिव में, तो हम बना दिए इंट्रोगेटिव में।
इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम मैडम या सर हो तो उसके बदले में क्या लगाएंगे, रेस्पेक्टफुल्ली, और रेस्पेक्टफुल्ली को लगाने के बाद कंजक्शन लगाएंगे, और कंजक्शन जो लगने वाला होगा उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर कंजक्शन इफ और वेदर लगने वाला है, क्योंकि ये कौन सा है, ये जो है आपका यस नो इंट्रोगेटिव है। और इफ वेदर लगाने के बाद हम यस नो इंट्रोगेटिव में जैसे बनता है कि पहले पर्सन, तो पहले पर्सन, फिर टेंस बदल दिए, फिर वैसे जो बना जैसे हम बना दिए। तो ये जो स्पेशल रूल हम आपको बताएं, ये सभी के सभी किस पे आधारित थे, ये यस नो इंट्रोगेटिव पे आधारित थे। और यस नो इंट्रोगेटिव का जो भी स्पेशल रूल है खत्म हुआ। और अब हम अगला सेंटेंस जो है वो आपका इंपरेटिव है, और हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस के आधार पर कैसे स्पेशल रूल को हम लोग बनाएंगे। थैंक यू। आप लोग वीडियो को बेहतर ढंग से पढ़ें और कॉपी और पेन लेकर के बैठे और क्वेश्चन को जरूर बुक से बनाएं। जहां तक हम जो बता दिए हैं उस रूल पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, और जो भी दिक्कत होगी आप हमसे पूछ सकते हैं।